Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about a new topic called law of conservation of angular momentum. Right? In previous class we have studied about the mechanical equilibrium of a rigid body or a system of particles. Now we are ahead of the topic. Here is law of conservation of angular momentum. तो दोस्तों आप लोग न्यूटन्स मोशन जो चैप्टर है क्लास 11th का फर्स्ट 2 चैप्टर्स अगर पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स मोशन के बारे में। उसमें आप पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन करता है तब उसके अंदर लीनियर मोमेंटम होते हैं। राइट दोस्तों? अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसके अंदर लीनियर मोमेंटम नहीं होगा, लेकिन ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ये हम जनरली ट्रांसलेशनल मोशन के लिए पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो वहां आप पढ़ते होंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, अगर इस पे कोई फोर्स एक्ट किया, किसी तरीके का कोई एक्शन हुआ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो एक्शन से पहले जो उसका टोटल मोमेंटम रहता है, सपोज करिए कि अगर इसका मास m था और एक्शन से पहले इसकी वेलोसिटी अगर u थी और सपोज फोर्स लगने के बाद मास तो वही रहेगा और किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा इस पर एक्शन किया गया। सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, इसका मास है m। तो एक्शन करने से पहले ये जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, तो उसका आप क्या लेते थे? बिफोर द कॉलिजन the momentum of this system is equal to the total momentum after the collision. तो ये होता था law of conservation of linear momentum. Similarly here we talk about the law of conservation of angular momentum while we're dealing with the rotational motion. तो हम यहाँ पर रोटेशनल मोशन के लिए पढ़ेंगे। अब सपोज करिए कि यही ऑब्जेक्ट जो मास m1 का था वो v वेलोसिटी से चलना शुरू कर देता है और ये जो ऑब्जेक्ट था जिसका मास m था वो v, जिसका मास m था वो v और जिसका मास m1 था वो v1। तो ये हो जाता था, इस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता था। ठीक है, चलिए सिमिलरली हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तब क्या यहाँ पर भी हम एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन पढ़ सकते हैं? क्या एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहती है अगर टोटल कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया? यहाँ पर दोस्तों जो हम वहाँ एक्सटर्नल फोर्स पढ़ते थे, हम यहाँ पढ़ेंगे एक्सटर्नल टॉर्क। और ये एक्सटर्नल टॉर्क कहाँ से आता है? टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जानते हैं सब लोग। तो ये भी एक्सटर्नल फोर्स का ही है। तो यहाँ लीनियर एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क। वहां पढ़ते थे एक्सटर्नल फोर्स। राइट? हम लोग जानते हैं क्या कि जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसमें जब टॉर्क लगता है तो टॉर्क में इफेक्टिव टॉर्क होता है या एक टोटल एक्सटर्नल या नेट टॉर्क होता है, इसमें इंटरनल फोर्स का कोई योगदान नहीं होता है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स का कंट्रीब्यूशन होता है। राइट? हमने देखा भी था। राइट? और ये भी देखा था कि जो टॉर्क होता है, टोटल टॉर्क होता है, जो समेशन टीआई होता था, टाउ एक्सटर्नल जो होता था वो होता था टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टाउ इज इक्वल टू डीएल अपॉन dt। ये भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है दोस्तों? अब तो ये हो गया आपका कि टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, टाउ एक्सटर्नल किस लिख रहे हैं? क्योंकि जब हम लोगों ने पढ़ा था रोटेशनल मोशन में, तो जब वहां पर कोई इंटरनल टॉर्क अप्लाई नहीं होता है, कंट्रीब्यूट नहीं करता है, एंगुलर मोमेंटम के केस में एंगुलर मोमेंटम में सिर्फ कौन सा फोर्स कंट्रीब्यूट करता है? तो एक्सटर्नल टॉर्क कंट्रीब्यूट करता है। टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीएल अपॉन dt।
तो अगर सपोज करिए कि कोई टाउ एक्सटर्नल नहीं है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिंपली अगर कहें तो अगर टाउ एक्सटर्नल 0 है तो dl अपॉन dt बराबर 0। और आपने पढ़ा होगा कि किसी भी अगर क्वांटिटी का डेरिवेटिव, टाइम डेरिवेटिव अगर 0 हो तो वो क्या होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, ये कांस्टेंट वेक्टर बन गया। कांस्टेंट का मतलब ये, चूंकि एक वेक्टर है तो ये कांस्टेंट वेक्टर बनेगा। तो ये कांस्टेंट वेक्टर बन गए, इसका मतलब है कि ये तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम था। तो सिस्टम में तो बहुत सारे पार्टिकल है, यानी कि L1 L2, इसी तरीके से हर पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम था सबका सम एक कांस्टेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव कर रहा है उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स का अपना इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम है वो सब, उनका सम एक कांस्टेंट है। इसका मतलब कि वो बदलने वाला नहीं है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन अ सिस्टम देन टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व का रहने का मतलब है कि अगर कुछ नहीं है तो जैसा पहले है वैसा ही बाद में भी रहेगा, आफ्टर द एक्शन ऑफ टॉर्क। तो कोई टॉर्क ही नहीं है तो जैसे पहले था वैसे बाद में भी है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब दोस्तों कहेंगे कि इसका क्या इस्तेमाल है, तो दोस्तों का बहुत बड़ा इस्तेमाल है सोलर सिस्टम में। जो केपलर साहब ने प्लेनेटरी लॉ ऑफ प्लेनेटरी लॉज के बारे में जो दिया है, प्लेनेटरी लॉज ऑफ मोशन, तो उसमें इस बात का भी उन्होंने कहा है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, क्या फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, रोटेट नहीं, रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर। तो ऐसा क्या वजह है कि ये फिक्स है? इसका वजह ये है, इसका मतलब है कि इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है दोस्तों। इसका मतलब है जो भी इनका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो आज तक बना हुआ है, इसीलिए ये एक ही पथ पर घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। और इसी का इस्तेमाल करके उन्होंने प्लेनेटरी लॉ ऑफ मोशन दिया था, जिसे हम अभी देखेंगे कि ये क्या होता है। तो और यो केपलर का सेकेंड लॉ था। तो हम एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में पहला पढ़ेंगे केपलर्स मोशन, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कैसे इस्तेमाल किया। अगर दोस्तों अगर ये कंजर्व नहीं होता ना तो पता चलता कि कोई प्लैनेट आज इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, पता चलता कि ऑर्बिट छोड़ के कभी इस चक्कर में ऑर्बिट लगाना शुरू कर दिया। या अगर सन के अलावा अगर कोई और स्टार या कोई हेवनली बॉडी आ जाए जो सन से बड़ी हो, तो उसको इस घूमने वाले ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच के अपने ओर चक्कर लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि सन से ज्यादा कोई है नहीं, मतलब इससे ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाने वाला कोई है नहीं हमारे सोलर सिस्टम में। तो सारे प्लैनेट्स इसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि सारे प्लैनेट्स का जो एंगुलर मोमेंटम है हमेशा वो कंजर्व रहता है। राइट, तो ये था आज का वीडियो हमारा, जिसमें हमने बात करी लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है ना, तो अगले दिन हम देखेंगे इसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ये हमारा छोटा सा वीडियो था, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।